यस। यस। हाँ, तो फैक्टरिंग क्या है? कभी सुना है? यस। नहीं। नहीं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या है और फैक्टरिंग क्या है, फिर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। फैक्टरिंग क्या है? एक फाइनेंशियल सर्विस है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस। और फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम क्रेडिट पे जो है सामान बेचते हैं, है ना, सेल्स की हमने क्रेडिट पे। सेल्स कैसे की? क्रेडिट पे। टू मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए को मैंने सेल किया 1 लाख का ऑन क्रेडिट बेसिस। तो मिस्टर ए मेरे क्या बन गए यहाँ पे? क्रेडिटर बन गए। सॉरी, डेटर बन गए। मैंने सेल किया है ना। क्या यस। बन जाएंगे? डेटर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आई पे यू आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 60 डेज, ठीक है। तो वो मेरे को पेमेंट करेंगे 60 डेज के बाद में। बट मुझे अभी जो है फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी फंड्स की रिक्वायरमेंट है मुझे। तो मैं क्या करूंगी, एक जो है फैक्टर ढूंढूंगी, ठीक है। वो बैंक भी हो सकता है, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। मैं उसको बोलूंगी कि ये मेरे डेटर्स के बिल हैं या उसका कोई नोट है, ये आप रख लो। आप इस बंदे से, जो मिस्टर ए है, इनसे पैसे रिकवर कर लेना आफ्टर 60 डेज, ठीक है। और मुझे अभी पैसे चाहिए, मुझे आप अभी पैसे दे दो। तो मैं जब एक फाइनेंशियल सर्विस लेती हूँ, ठीक है, अपने फंड्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उनको उसको आप क्या बोलोगे? फैक्टरिंग। वो जो सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विस मैं ले रही हूँ अपने बिल्स वगैरह किसी को देके, और आई एम सेइंग दैट आई नीड फंड्स नाउ एंड यू कैन कलेक्ट दीज फंड्स फ्रॉम मिस्टर ए आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर 60 डेज। तो वो कहता है ठीक है, कि तो क्या वो मेरे को 1 लाख का 1 लाख देगा? मिस्टर ए से जो मैंने 1 लाख लेने थे, क्या जो मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या वो मुझे 1 लाख पूरे के पूरे दे देगा? यस प्रियांश। नहीं मैम। नहीं, हाँ, वो कुछ अपना कमीशन, अपनी फीस भी तो चार्ज करेगा, ठीक है। तो यस वो मैम। सपोज उसने मेरे को 95,000 बोला कि मैं आपको 95,000 ही दे सकता हूँ, अगर आपने लेने हैं तो यू कैन टेक 5,000 मैं अपनी फीस या अपना कमीशन जो है रखूंगा। तो इसको आप बोलते हो, इस पर्सन को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसको आप बोलते हो इंटरमीडियरी, ठीक है। जो मिडल मैन है, बीच में जो बंदा आया है। तो ठीक है, इसका ये एक एग्जांपल हमने ले लिया। इसके ना दो चीजें हो सकती हैं इसमें। एक मतलब टाइप्स क्या हो सकती हैं फैक्टरिंग की? दो तरह की हो सकती हैं। एक होता है रिकोर्स फैक्टरिंग, एक होता है नॉन रिकोर्स, मतलब विदाउट रिकोर्स। एक होती है रिकोर्स फैक्टरिंग, एक होती है रिकोर्स। अभी हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। ये आई थिंक लिखा ही हुआ है, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स, हाँ ठीक है। एक होती है रिकोर्स फैक्टरिंग, एक होती है नॉन रिकोर्स, या विदाउट, आप बोल सकते हो विदाउट रिकोर्स। तो रिकोर्स में क्या होता है, जो बैड डेट्स का रिस्क होता है। बैड डेट्स का भी तो रिस्क होगा ना, कि मिस्टर ए से मैंने 1 लाख लेना था, और जो मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने मेरे को 95,000 दे दिया और अपना 5,000 का जो कमीशन है वो रख लिया। बट हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसको 1 लाख का 1 लाख पूरा मिल जाए मिस्टर ए से, या कुछ बैड डेट्स भी हो सकते हैं? बैड डेट्स हो सकते हाँ, हो सकते हैं, है ना। हैं। अच्छा।
तो इसमें क्या होता है कि रिस्क जो बैड डेट्स का होता है दैट लाइज विद द बिजनेस, लाइज विद द बिजनेस। यहाँ पे जो बैड डेट्स का रिस्क होता है ना, बैड डेट्स का रिस्क दैट लाइज विद द फैक्टर। फैक्टर मतलब मेरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो अपने आप जाने, मुझे नहीं पता, अगर उसने मेरे से वो नॉन रिकोर्स वाला हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है विदाउट रिकोर्स वाला, तो फिर जो बैड डेट्स होंगे वो अपने आप अगर होंगे भी तो उसको ही बियर करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है, रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि बैड डेट्स अगर होते हैं तो उनका रिस्क जो है वो बिजनेस को यानी कि मुझे ही बियर करना पड़ेगा। तो कैसे बियर करूंगी, अगर उसको सपोज 1 लाख उसने मिस्टर ए को बोला कि आप मुझे दे दो, बट उन्होंने सिर्फ 80,000 ही दिया, तो बाकी का जो 20,000 है वो मुझे देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, अपने फैक्टर को। तो रिस्क जो है वो बिजनेस के साथ ही रहेगा, मेरे को ही झेलना पड़ेगा अगर हमारे में अग्रीमेंट हुआ है रिकोर्स फैक्टरिंग का। रिकोर्स आप ऐसे याद रख सकते हो कि आप रिकवर, जो फैक्टर है वो रिकवर कर सकता है अपने बैड डेट्स फ्रॉम द बिजनेस। रिकोर्स मतलब आप रिलेट कर सकते हो इसको ऐसे कि रिकवर कर सकता है वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि मेरे से रिकवर करेगा। अगर मिस्टर ए नहीं देंगे तो वो मेरे को बोलेगा कि आप मेरे को पूरे करके दो, उन्होंने तो दिए नहीं, ठीक है। तो ये होता है नॉन रिकोर्स वाला कि मैंने अग्रीमेंट ही मिस्टर सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या फैक्टर के साथ मैंने अग्रीमेंट ही ऐसा किया है कि बैड डेट्स अगर होते हैं इन केस फ्यूचर में तो वो उसको ही बियर करने पड़ेंगे। तो इसमें फिर फीस का या कमीशन का थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे यहाँ पे तो उन्होंने 5,000 का ही कमीशन लिया था, है ना, तो यहाँ पे वो 15,000 का कमीशन भी रख सकते हैं, 10,000 का भी रख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द अग्रीमेंट की बिजनेस में और फैक्टर में कौन सा अग्रीमेंट हुआ है। पहले ये मेरे को बताओ कि ये दोनों चीजें क्लियर है आपको? Yes, sir. हाँ, अब एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो फैक्टरिंग में क्या बोल रहा है, फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस, जैसा कि हमने शुरू में समझ लिया फैक्टरिंग क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस है, ठीक है। फैक्टरिंग करवाना मतलब अपने बिल्स को डिस्काउंट करवाना कि भाई बिल्स तुम रख लो और पैसे मुझे दे दो, बाद में उससे रिकवर कर लेना। तो फैक्टरिंग क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस है अंडर विच द फैक्टर, फैक्टर मतलब कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हमें पैसे देगा, डिस्काउंट करके देगा हमारे बिल्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फैक्टर क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। रेंडर्स वेरियस सर्विसेज विच इंक्लूड्स, तो वो कह रहा है कि फैक्टर जो है यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमें कई तरह की सर्विसेज देता है। उसमें से एक सर्विस का नाम है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स कि हमारे पास तो बिल्स पड़े हैं, सिर्फ मेरे पास अभी कैश नहीं है, मेरे पास सिर्फ बिल्स पड़े हैं अभी, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। तो उसको मुझे डिस्काउंट करवाना पड़ेगा, कौन करेगा, सामने वाला जो पैसे लेगा आपसे, कुछ कमीशन लेगा। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स विद और विदाउट रिकोर्स एंड कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स डेट्स। तो ये मेनली है कि मेरे क्लाइंट्स की जो जाके आप कलेक्शन करो, एक कलेक्शन वाला बंदा भेजते हैं ना जैसे आपने सुना होगा कभी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो खुद थोड़ी जाते हैं पैसे लेने, ठीक है। एक वो डायरी लेके बंदा देखा आपने घूमता कि आपने पैसे देने हैं, आपने पैसे देने हैं, उनके घर जाते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं कि पैसे दो। तो वो होता है एक कलेक्शन वाला बंदा, ठीक है, जो कि क्लाइंट के डेट रिकवर करके लाता है। अंडर दिस रिसीवेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड टू फैक्टर एट अ सर्टेन डिस्काउंट। तो वो क्या कह रहे हैं, अंडर दिस रिसीवेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल, कि हमने जो क्रेडिट में सेल की थी, हमने क्या किया था, क्रेडिट में सेल की थी, तो हमारे क्या बन गए थे, क्या वर्ड यूज किया इसने, रिसीवेबल्स, हाँ ठीक है, रिसीवेबल्स, या आप बोल सकते हो इसको अकाउंट्स रिसीवेबल्स, या आप बोल सकते हो इसको ट्रेड रिसीवेबल्स, या आप इसको बोल सकते हो डेटर्स, या आप इसको बोल सकते हो बिल्स रिसीवेबल। तो कुछ भी, इतने सारे नाम है इसके, ठीक है।
तो किसी भी नाम से आप इसको लिख सकते हो कि या तो आपके पास रिसीवेबल्स है, मतलब पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है, रिसीवेबल्स हैं, या अकाउंट्स रिसीवेबल है, या ट्रेड रिसीवेबल है, या डेटर्स है, या बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, कुछ भी वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आगे वो कह रहा है क्यों ये अराइज हुए, क्योंकि हमने उधार पे सामान बेचा था, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू द फैक्टर एट अ सर्टेन डिस्काउंट, तो हमने उसको फैक्टर को बेच दिया आगे, जो हमें पैसे देगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि अभी प्लीज आई नीड द फंड्स, मेरे को आप थोड़ा कम पैसे दे दो, चाहे अभी दे दो, और अपना कमीशन रख लो। द फैक्टर बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्रेडिट कंट्रोल एंड डेट कलेक्शन फ्रॉम द बायर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी बैड डेट्स लॉसेस टू द फर्म। तो क्या कह रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, जो फैक्टर है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बैंक भी हो सकता है, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है किसके लिए, क्रेडिट कंट्रोल के लिए और डेट कलेक्शन के लिए, कि अब उसी को डेट कलेक्ट करना है, मिस्टर ए से पैसे वही लेके आएगा, मैं लेने नहीं जाऊंगी, ठीक है। फ्रॉम द बायर, बायर मतलब वो मेरा तो बायर हो गया ना, मैंने सेल किया, वो सामने वाला बायर है, उससे पैसे हमें लेने हैं। तो सारा जो प्रोटेक्ट करके चलेगा, मेरे बैड डेट्स वगैरह ना हो, कि सारा पैसा रिकवर हो जाए, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कौन लेगा, फैक्टर लेगा। So there are two methods of factoring, recourse and non recourse या without recourse। तो हमने पढ़ा कि recourse क्या है, कि हम वो जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो रिकवर कर सकता है बिजनेस से, यानी कि बैड डेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहता है मैं नहीं लूंगा इसमें, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लॉस जो है बियर करूंगा, उसके लिए वो फीस ज्यादा चार्ज करता है, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ फैक्टरिंग, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स। अंडर रिकोर्स फैक्टरिंग द क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। क्लाइंट कौन है यहाँ पे, मैं हूँ, क्योंकि सर्विस मैं ले रही हूँ ना, तो मैं उसकी क्लाइंट होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो रिस्क वो कहता है कि क्लाइंट का, यानी कि मेरा रिस्क प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर बैड डेट्स हुए तो मेरे को देने पड़ेंगे, मैं मुझे झेलना पड़ेगा। ऑन अदर हैंड द फैक्टर एज्यूम्स द एंटायर क्रेडिट रिस्क अंडर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, फुल अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज पेड टू द क्लाइंट इन द इवेंट ऑफ डेट बिकमिंग बैड। तो वो कहता है कि अगर मेरा जो डेट है वो बैड भी हो गया, तो भी मेरे को जो इनवॉइस मैंने जो दिया था उसको, कि 1 लाख लेने हैं मुझे मिस्टर ए से, कितने लेने हैं मुझे, 1 लाख लेने हैं मिस्टर ए से, तो मैंने बिल कितने का थमाया था फैक्टर को, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, 1 लाख का, कि मुझे तो भैया 1 लाख इससे रिकवर करके आप दोगे, अगर ये नहीं नहीं भी देता कुछ पैसे तो मुझे उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे आप इसमें से 90,000 दोगे ही दोगे, यानी कि 10,000 आप अपना कमीशन काट लेना, बट मुझे 90,000 चाहिए ही चाहिए। वो हो जाएगा आपका विदाउट सॉरी रिकोर्स वाला सिस्टम, है ना, जिसमें कि विदाउट रिकोर्स वाला, जिसमें कि जो बैड डेट्स की जिम्मेवारी होती है किसकी होती है, फैक्टर की, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. रिकोर्स से आप वो याद रख सकते हो, रिकोर्स एक ही चीज आप दिमाग में रख लोगे ना, दूसरी फिर अपने आप आ जाएगी, नॉन रिकोर्स। रिकोर्स को आपने दिमाग में रखना है कि रिकवर कर सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द क्लाइंट, यानी कि मुझसे वो रिकवर कर सकता है। बट नॉन रिकोर्स में मैंने उस पे ही सारा डाल दिया, उसके सर पे, कि जो होगा तुमने ही देखना है, मैं तो इतने तुमसे ले ही लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इसका, एक सेकेंड, एक मिनट, ये तो ट्रेड क्रेडिट की आ गई ना। हाँ ये है ना बी पार्ट आगे। दोनों को स्क्रीन दिख रही है ना। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, तो ये है, वो क्या कह रहा है आगे, providing information about credit worthiness of prospective clients etc. Factors hold large amounts of information about the
ट्रेडिंग हिस्ट्रीज ऑफ द फर्म, तो उसको वो जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा? वो उसको पता है कि मेरा जो क्लाइंट्स है या मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरे को पैसे दे देते हैं, तभी वो अपने सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ ठीक है मैं रिकवर कर लूंगा, कोई इशू नहीं, आप मेरे से अभी पैसे ले लो। बट अगर मेरी जो मार्केट वैल्यू या मेरी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो खराब है मार्केट में, कि मुझे जो मेरे बैड डेट्स हो जाते हैं मुझे कोई पैसे देता नहीं, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। This can be valuable to those who are using factor services and can thereby avoid doing business with the customers having poor payment record। वही बात आ गई ना, कि अगर उनको लगता है कि इस बंदे की तो पेमेंट्स जो है वो बैड हो जाती है या बैड डेट्स हो जाती है, इनकी पुअर पेमेंट्स का सिस्टम है, रिकॉर्ड इनका खराब है, तो वो हमारे साथ फिर काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फैक्टर्स में ऑल्सो ऑफर रेलिवेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द एरियाज ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग। और क्या सर्विसेज वो दे सकते हैं आपको? जैसे बैंक्स वगैरह हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज और भी देते हैं इसके अलावा। जैसे कि फाइनेंस आप कहाँ से अरेंज करो, कहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए, कहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, मार्केटिंग आपको अपने प्रोडक्ट की कैसे करनी है, तो ये सब आइडियाज भी आपको दे सकते हैं, ये सर्विसेज भी देते हैं वो। द फैक्टर चार्जेस फीस फॉर द सर्विसेज रेंडर, वो तो फीस तो लेगा ही वो, अगर आपको कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे रहा है या आपकी फैक्टरिंग करके दे रहा है तो वो फी चार्ज करेगा, ठीक है। फैक्टरिंग appeared on the Indian financial scene only in the early 90s एज अ रिजल्ट ऑफ आरबीआई इनिशिएटिव्स। तो आरबीआई ने इनिशिएटिव्स लिए थे कि हाँ ये होना चाहिए सिस्टम इंडिया में भी, तो वो हमारे 90s में यानी कि 1990 के बाद से ये सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है। आगे है, द ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड सच सर्विसेज इंक्लूड एसबीआई फैक्टर्स एंड कमर्शियल सर्विसेज लिमिटेड, कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, फॉरमोस्ट फैक्टर्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। तो ये सब उसने बता दिया कि ये जो है आपको फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ये वाले जो बैंक्स है, इंस्टीट्यूशंस है। तो ये, एक मिनट, ये इन्होंने ना बैंक्स वगैरह के हमें नाम बता दिए कि कौन कौन आपको फैक्टर सर्विसेज देता है, तो अपनी फीस लेते हैं फिर उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने क्या बोला, स्टेट बैंक बोला है ना, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इन एडिशन मैनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिनको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एनबीएफसीज, ठीक है। एनबीएफसीज क्या होती हैं? वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड अदर एजेंसीज प्रोवाइड फैक्टरिंग सर्विसेज। एक तो इन्होंने हमारे बैंक्स के नाम दे दिए है ना, कि जो स्टेट बैंक है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, कैनरा बैंक है, तो ये सारे जो है हमें सर्विसेज देते हैं ये वाली। उसके बाद वो बोलता है कि एनबीएफसी जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, प्राइवेट जो हैं, वो भी हमें ये सर्विसेज देती हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. नेक्स्ट है मेरिट्स, कि इसकी फीचर्स क्या है। फीचर्स तो हैं ही, भाई जो बंदा सर्विस ले रहा है, जिसको पैसों की जरूरत है, उसके लिए तो अच्छी ही चीज हो जाएगी ना, चाहे 5-7 हजार कम ही मिल जाए एक बार। तो merits of factoring as a source of finance are as follows: obtaining funds through factoring is cheaper than the financing through other means such as bank credit। तो अगर हम, वो कहता है कि हम बैंक से क्रेडिट लेने जाएं, इससे अच्छा तो हम अपना ही पैसा ले लें ना, चाहे थोड़ा कम मिल जाए। जैसे हमने क्या लेना था, 1 लाख लेना, 1 लाख जो है वो लेना था मिस्टर ए से, है ना। तो मेरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या बोला, मेरे फैक्टर ने क्या बोला कि मेरे से अभी आप 95,000 ले लो, 5,000 मैं अपनी फीस रखूंगा। तो इससे वो कहता है बैंक से आप लोन जो लेने जाओगे, है ना, बैंक से हम लोन लेने गए तो वो हायर रेट पे हमें चार्ज करेगा, सपोज 12% चार्ज करे, 15% चार्ज करे इंटरेस्ट रेट, है ना। तो 1 लाख पे अगर हम 12% देखें तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो हमारा 12,000 जो है नुकसान हो रहा है ना। यहाँ पे सिर्फ हमें 5,000 का ही नुकसान हो रहा है, तो बेटर कौन सा है कि हम अपना ही पैसा रिकवर करवा लें, चाहे थोड़ा कम मिल रहा है।
ठीक है, तो वही कहता है कि वो चीपर पड़ता है आपको अगर आप ये वाली सर्विस के साथ जाते हो देन द बैंक क्रेडिट। और बैंक से लोन लेने की बजाय अच्छा है कि आप अपना ही पैसा उसकी फैक्टरिंग सर्विस ले लो। नेक्स्ट वो कहता है विद कैश फ्लो एक्सिलरेटेड बाय फैक्टरिंग द क्लाइंट इज एबल टू मीट हिज हर लायबिलिटीज प्रॉम्प्टली एज एंड व्हेन दीज अराइज। वो कहता है कि हमारा जो कैश फ्लो है वो स्मूथली चलेगा अगर हम ये सर्विस लेके पैसा इनफ्लो करवा लेते हैं बिजनेस में। हो सकता है मुझे किसी को आगे किसी की लाइबिलिटी पे करनी हो, मेरे खुद के क्रेडिटर्स खड़े हैं, मेरे सैलरीज देने वाली है, मेरा रेंट देने वाला है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल देने वाला है ना, मेरा रॉ मटेरियल आ रहा है, मैंने परचेजेस की है, उसका मेरे को पैसा देना है। तो काफी सारी लाइबिलिटी मेरे सर पे जो खड़ी है वो मैं कहाँ से पे करूंगी, है ना। फिर मुझे अगर पैसा चाहिए, मैंने अपनी जो लाइबिलिटीज है उसको प्रॉम्प्टली उसको फास्टली मीट आउट करना है, ठीक है, तो मुझे ये जो है सर्विस लेनी फायदेमंद रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फंड्स इज फ्लेक्सिबल एंड इंश्योर्स अ डेफिनेट। तो वो कहते हैं हमारा जो फंड्स है वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है फंड्स में कि इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो बिजनेस जो है स्मूथली इससे चलता रहेगा, आपके काम जो है नहीं रुकेंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। थर्ड पॉइंट है ना ये। हाँ ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना। आगे क्या कह रहे हैं, पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। ठीक है। तो हमारा अगर क्रेडिट में सेल्स भी हुई है तो हमारा जो इनफ्लोज है कैश का, इस तरीके से हम कैश इनफ्लो क्या होता है बिजनेस में कैश आना, आउटफ्लो क्या होता है जाना। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत 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 ह्यूज चैप्टर है जो आप करोगे क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स में। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा फुल फ्लेज एक चैप्टर है, 200-300 पेज का। तो वो आप करोगे आगे, बट उसको इजी वे में करोगे तो वो मुश्किल नहीं लगेगा। अगर कंफ्यूजन आ गया एक बार तो फिर वो थोड़ा दिमाग खराब करता है कैश फ्लो। ठीक है। बट अभी हम इसको डिटेल में नहीं समझेंगे कि कैश फ्लो क्या होता है, कैसे बनता है। कैश इनफ्लो समझ लो आप कि जो पैसा आ रहा है बिजनेस में, है ना, उससे आपका जो क्रेडिट सेल है उसका भी वो उसको कॉम्पनसेट वो कर देगा। आगे इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फॉर अ डेट दैट फर्म माइट अदरवाइज बी अनएबल टू ऑब्टेन। तो ये हमें एक सिक्योरिटी देता है कि हमारा पैसा हमें मिल गया है, रिकवर हो गया है। अब सामने वाला जाने जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो कैसे रिकवर करता है कैसे नहीं करता। ठीक है। इट डजेंट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द फर्म। एक होता है चार्ज, एक होता है अप्रोप्रिएशन। ये भी हम क्लास ट्वेल्थ में अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंटिंग है आपकी, वहाँ पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में पार्टनरशिप अकाउंटिंग सारी। तो उसमें ये मेन चीजें रहती हैं कि चार्ज क्या है और अप्रोप्रिएशन क्या है। चार्ज होता है कि आपको अपना असेट वगैरह जो है वो नहीं बेचना पड़ेगा। ठीक है। और आप ऐसे ही उसको जो फंड्स है क्रिएट कर पाओगे इस सर्विस से। ठीक है। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी इतनी। आगे द क्लाइंट कैन कंसंट्रेट on other functional areas of business as the responsibility of the credit control is shouldered by the factor। ये मेन पॉइंट है आपका, बड़ा अच्छा पॉइंट इसने बताया है लिखने के लिए आपको कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट यानी कि मैं, मुझे पैसे लेने थे ना मिस्टर ए से। ठीक है। मुझे पैसे लेने थे मिस्टर ए से 1 लाख, सपोज मैंने 50 लाख भी लेना हो सकता है ना। ये तो बड़ी छोटी अमाउंट बताई है मैंने कि मुझे 1 लाख लेने हैं। जो बड़े बिजनेस है उनको 50 लाख लेना है, किसी से 2 करोड़ लेना है, किसी से 4 करोड़ लेना है। तो ये वो यही हेडेक थोड़ी पाल के बैठे रहेंगे कि भाई तू पैसे नहीं दे रहा, तू पैसे नहीं दे रहा। वो क्या करेंगे, वो एक बंदा अपॉइंट कर देंगे, एक जो फैक्टर है वो अपॉइंट कर देंगे कि तूने इससे भी कलेक्शन करनी है, इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, सो दैट आई कैन फोकस ऑन द अदर एक्टिविटीज ऑफ माई बिजनेस जो कि मोर इम्पोर्टेंट है देन कलेक्टिंग दीज फंड्स। ठीक है। क्या कह रहे हैं वो कि जो क्लाइंट है यानी कि मैं हूँ, जो मैं अदर जो मेरी फंक्शनल एरियाज हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं मेरे बिजनेस के, मैं ताकि उस पे फोकस कर पाऊँ। ठीक है। अदर देन रेदर देन कि मुझे कलेक्शंस करनी है, इससे करनी है, उससे करनी है, उससे पैसे नहीं आ रहे। ठीक है। तो एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल इज शोल्डर्ड, तो मैंने किसके कंधों पे वो जिम्मेवारी जो है वो डाल दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पे डाल दी, सामने वाले की।
फैक्टर के कंधों पे, शोल्डर्स पे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि आपको इससे भी कलेक्शन करना है, इससे भी करना है। हो सकता है मेरे 10 क्लाइंट्स हैं, हो सकता है मेरे 100 क्लाइंट्स हैं, तो सारी मैंने एक फीस उससे फिक्स करके उसको बोल दिया कि तुम कलेक्शन करोगे और मेरे को पैसे अभी दे दो। ठीक है, ये क्लियर है अभी तक? यस। तो ये काफी इजी Yes, करके हम ma'am. समझ रहे हैं इसको, तो अभी कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको। इसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है? आगे है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, हाँ, वो कहता है कि क्या कमियां हैं इस सिस्टम की या इस सर्विस की, है ना? कुछ ड्रॉबैक्स हो सकती हैं। तो वो क्या कहते हैं, लिमिटेशंस ऑफ फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस आर एज फॉलोज। दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव। वो तो है ही, एक्सपेंसिव तो होगा ही। जब आपको सामने वाले को फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, कि 1 लाख के बजाय मुझे जो है 95,000 ही मिल रहे हैं, तो 5,000 तो मुझे देना ही पड़ेगा ना उसको। ठीक है, अब मुझे पैसे भी तो चाहिए, बट ये तो बियर करना ही पड़ेगा फिर मुझे। दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव व्हेन इनवॉइसेस आर न्यूमरस एंड स्मॉलर इन अमाउंट। तो वो कहता है कि इनवॉइस आपके बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सारी फीस देनी पड़ सकती है, तो एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ये वही करेगा, फैक्टरिंग की सर्विस जो है वही लेगा जो नीडी है, जिसको रिक्वायरमेंट है अभी के अभी। अदरवाइज दूसरे तो नहीं लेंगे। ठीक है, बट ये एक्सपेंसिव तो है ही, क्योंकि फीस लेगा सामने वाला आपके पैसे रिकवर करवाने के लिए। द एडवांस फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर firm is generally available at a higher interest cost than the usual rate of interest। तो वो कई बार वो कहता है कि ये मतलब वो आपसे हायर इंटरेस्ट कॉस्ट भी चार्ज कर सकता है। तो दोनों पॉइंट सेम है कि एक्सपेंसिव पड़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल व्हाइल डीलिंग विद इट। तो वो कहता है फैक्टर एक थर्ड पार्टी है। मिस्टर ए सपोज मेरे बहुत अच्छे जो है नोन है, मेरे रिलेटिव्स में से आते हैं, है ना? तो उनको मैं भेजूं कि थर्ड पार्टी आपसे रिकवर करेगी पैसे, हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे, है ना? तो वो कंफर्टेबल फील ना करें। तो ये चीज भी हो सकती है कि आपका जो कस्टमर है, किसी और से अगर हम उसको डील करवाएं तो उसको कंफर्टेबल नहीं भी फील हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट है लीज फाइनेंसिंग। लीज क्या होता है? लीज पे देना एक तो होता है रेंट पे देना, एक होता है लीज पे देना। मैम लीज पे होता है कि एक जैसे पर्टिकुलर टाइम होता है, हाँ, जैसे कोई गाड़ी हम लीज पे लेते हैं, उसका एक मतलब थोड़ा रखने का पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद तुम्हें वापस करनी होती है वो। हाँ, पीरियड एक पीरियोडिक पेमेंट हम कर देते हैं कि 5 साल के लिए प्लीज हमें अपनी ये बिल्डिंग यूज करने दो, 5 साल के लिए हमें ये अपनी मशीनरी यूज करने दो। ठीक है, तो वो राइट दे देता है आपको कि हाँ, कि आप इसको यूज कर सकते हो। एक फिक्स अमाउंट आपको उसके लिए देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो? Lease. A lease is a contractual agreement whereby one party, the owner of an asset, grants the other party the right to use the asset in return for a periodic payment। कि 5 साल के लिए आप मुझे ये अपना asset जो है, कोई लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, तो मुझे वो यूज करने दो, मैं आपको इतना जो है पैसे ये लो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, वो राइट फिर मैं दे दूंगी उसको कि हाँ, आप ये मेरी बिल्डिंग 5 साल के लिए यूज कर लो। ठीक है, आगे है, इन अदर वर्ड्स इट्स अ रेंटिंग ऑफ एन असेट फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड। और रेंटिंग क्या होती है, उसमें 11 महीने का अग्रीमेंट बनता है ना? 11 महीने का बनता है ना? उसका भी एक कारण होता है कि क्यों 11 महीने का बनता है। अदरवाइज जो है ना, उसके पास टेनेंट जो आपने रखा होता है, अगर आप 12 महीने 12 महीने का ऐसे 5-6 साल तक करते जाते हो ना, तो एक फिक्स टाइम पीरियड तक अगर वो उसमें स्टे कर जाता है आपकी प्रॉपर्टी में, तो फिर वो आप उससे मकान जो है वो घर खाली नहीं करवा सकते। उसके पास राइट आ जाता है फिर वो। इसीलिए हमेशा 11 महीने का जो है एग्रीमेंट किया जाता है, 12 महीने का नहीं किया जाता। ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है।
तो इसीलिए हम 4-5 साल से पहले वो टेनेंट से खाली करवा लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, कहीं कब्जा करके ना बैठ जाए, फिर वो जो कोर्ट की तरफ से इसके पास राइट आ जाएगा कि इससे जबरदस्ती खाली नहीं करवाया जा सकता, फिर हमें केस वेस करने पड़ते हैं, ये सब झंझटों में पड़ना पड़ता है। इसीलिए वो कहता है कि इन अदर वर्ड्स इट्स अ रेंटिंग, एक टाइप का रेंट पे देना ही है, ठीक है, बट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। द ओनर ऑफ द असेट इज कॉल्ड लेजर। लेजर बोला जाता है उसको जो ओनर है। सपोज मेरी प्रॉपर्टी, मैं लेजर हूँ और आपको मैं अगर दे रही हूँ, आप लीजी हो जाओगे, ठीक है। तो while the party that uses the asset is known as the lessee, ठीक है। The lessee pays a fixed periodic amount called lease rental to the lessor। आप मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट दोगे, मैं लेजर हूँ, आप लेजी हो जिसने लिया, फॉर द यूज ऑफ एसेट, क्योंकि मैं आपको राइट दे रही हूँ मेरी प्रॉपर्टी में रहने का, उसको यूज करने का। द टर्म्स एंड कंडीशंस रेगुलेटिंग द लीज, तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कुछ जो कि लीज को रेगुलेट करती हैं, कुछ इसके रूल्स हैं, ठीक है। क्या रूल्स हैं? यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ऊपर से तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, अरेंजमेंट्स आर गिवन in the lease contract at the end of the lease period the asset goes back to the lessor। तो आपने 5 साल सपोज यूज कर लिया, फिर वो असेट जो है लेजर का हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, ठीक है। Lease finance provides an important means of modernization, diversification to the firm. Such type of financing is more prevalent in the acquisition of such asset as computers, electronic equipment, which becomes obsolete quicker because the fast changing technological development. While making the lease decision, the cost of leasing an asset must be compared with the cost of owning the same। तो वो क्या कह रहा है कि सपोज हमने ना काफी सारे, हमें 50 कंप्यूटर्स चाहिए, बट हमें लगता है कि वो आउटडेटेड हो जाएंगे 5 साल बाद, तो हमारा पैसा वेस्ट ना चला जाए, इससे अच्छा ना कहीं से यूज करने के लिए उसको ले लो। तो कुछ हमने पैसे दिए और यूज करने के लिए वो ले लिए, ठीक है। हमारा वो नुकसान भी नहीं हुआ कि इतने सारे कंप्यूटर हम अगर खरीदेंगे तो वो वेस्ट चले जाएंगे, है ना। बट वो कहता है कि एक आपको राइट डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हमें वो कंप्यूटर्स, एक एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट हम, कंप्यूटर की कोई भी एसेट हो सकता है, ठीक है, कोई भी एसेट हो सकता है। एक कंप्यूटर की, हम अपने ऑफिस में सपोज हमें 50 कंप्यूटर्स चाहिए, लैपटॉप्स चाहिए, तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि एक वाइज डिसीजन होता है, जिसको हम कैपिटल बजटिंग आता है आगे आपकी हायर क्लासेस में, बीकॉम वगैरह में। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि क्या हमें लीज पे लेने का फायदा है या हम इसको परचेज ही कर ले तो हमें फायदा होगा, तो हमारा फायदा कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको एक डिसीजन लेना होगा कि क्या हम लीज करें, क्या हम लीज पे लें वो 50 कंप्यूटर अगर हमें चाहिए, या हम उनको बाय कर लें, या हम उनको परचेज कर लें। क्या हमें जो है वो चीप पड़ेगा और रीजनेबल पड़ेगा और ठीक, मतलब ओवरऑल हमारे लिए वो ठीक अच्छा रहेगा। तो आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, वो कंपेयर करना पड़ेगा आपको कि मेरी लीज पे अमाउंट कितनी जा रही है ना, 5 साल के लिए। और अगर आप ईयर वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करो कि 1 साल का मेरे को कितना पड़ रहा है और 5 साल का कितना पड़ेगा, और अदरवाइज क्या मेरे को वो परचेज करने चाहिए तब मेरे को ज्यादा फायदा होगा, या मैं लीज पे ले लूं तब मेरा जो है पैसे बच जाएंगे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लीजिंग एन एसेट मस्ट बी कंपेयर्ड। जो कॉस्ट हम लगा रहे हैं, सपोज मैं 5 लाख रुपए लगा रही हूँ लीज पे लेने के लिए, ठीक है, और परचेज हो सकता है मुझे 4 लाख की ही पड़ रही हो अगर मैं खरीदने जाऊं तो आप उसको कंपेयर करोगे कि क्या मेरे लिए वाइज डिसीजन रहने वाला है, क्या मैं लीज पे लूं या मैं उनको बाय ही कर लूं खुद, ठीक है। तो आपको वो कंपेयर करना पड़ेगा कि कॉस्ट जो है उनकी क्या बैठ रही है, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स क्या है, इसकी फीचर्स, मतलब इसके गुड पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट जो है इसके क्या है।
तो फर्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट मेरिट्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग मतलब कुछ लीज पे लेना, है ना। इट एनेबल्स द लीजी टू एक्वायर द एसेट विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट। तो हमें एक लोअर इन्वेस्टमेंट लगा के ही, थोड़ा पैसा लगा के ही, हम कुछ भी एसेट, जैसे हमने कंप्यूटर का लिया, वो लीज पे हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास वो इतना पैसा सपोज ज्यादा लग रहा है हमारे पास खरीदने के लिए नहीं है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट इजियर टू फाइनेंस द एसेट। तो इसका वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, वो कहता है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। कुछ फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं, और आपको लीज पे मिल जाता है। आगे है लीज रेंटल्स पेड बाय द लीजी आर डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो अगर हमने कुछ लीज पे लिया है और उसका हम रेंट दे रहे हैं, तो वो हमारा जो प्रॉफिट्स आते हैं बिजनेस के अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि हम इनकम टैक्स में कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें से हमें उसकी डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है। आगे है हमारा इट प्रोवाइड्स फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ बिजनेस। तो ये फाइनेंसिंग जो है, जो हमें कंप्यूटर चाहिए वो हमें मिल जाते हैं। ओनरशिप हमें डाइल्यूट नहीं करनी पड़ती, हमें अपना कुछ एसेट नहीं बेचना पड़ता। ठीक है। और हमें ये डायरेक्टली हमें यूज करने को मिल जाते हैं। हमारे बिजनेस का कंट्रोल भी नहीं देना पड़ता। हो सकता है हमें कुछ अपना जो स्टॉक है या अपना जो शेयर होल्डिंग है या ओनरशिप है वो बेचनी पड़े, है ना। तो वैसा कुछ नहीं होता। आगे है द लीज अग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट द डेट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज। तो इससे हमारा जो लोन वगैरह लेने की कैपेसिटी है, वो कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम कुछ लीज पे ले रहे हैं। तो आगे द रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस इज बोर्न बाय द लीजर। मतलब अगर मैंने एग्जांपल दिया कि पहले आपने देखे थे वो एक बैग सी निकली होती थी, मोटे मोटे कंप्यूटर आते थे जो टेबल पे रखते थे, उसका वो क्या होता था, वो एक डिब्बा सा वो साइड पे रखने वाला सीपीयू, है ना। सीपीयू अलग होता था, और वो मोटा सा कंप्यूटर टेबल पे हम अलग रखते थे। देखे हैं, याद है कुछ आपने अपने लाइफ में देखे हैं या नहीं देखे वो कंप्यूटर्स? देखे यस, हैं मैम। देखे हैं। हाँ ठीक है। तो वो जी। आजकल आजकल कोई यूज करता है क्या? नहीं आज। नहीं ना। आजकल तो हम ये सिंपल स्लिम से लैपटॉप्स यूज करते हैं, है ना। तो जिसके यस मैम। मतलब सीपीयू भी अंदर ही है, कीबोर्ड भी अंदर है। उसके क्या होता था, कीबोर्ड अलग से होता था, वो मोटा सा कंप्यूटर हम अलग टेबल पे रखते थे, और उसका एक डिब्बा इतना बड़ा सीपीयू वो अलग रखते थे, है ना। वो सारा सिस्टम अलग अलग होता था ना। तो वो ऑब्सोलीट हो गए ना, वो मतलब खराब हो गए, मतलब आउटडेटेड हो गए, उनको कोई नहीं पूछता आज की डेट में। तो हम अगर हमने वो सपोज 100 कंप्यूटर्स खरीद के रखे होते, तो आज वो किसी काम के नहीं थे, तो वो हमारे ऑब्सोलीट हो जाते, मतलब वो आउटडेटेड हो जाते, हम उसको यूज भी ना कर पाते और बेच भी ना पाते। ठीक है। तो वो रिस्क नहीं रहता। अगर हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी है वो एडवांसमेंट आ जाएगी, उसमें नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और हमारा जो पैसा लगाया वो खराब चला जाएगा, तो वैसा सिस्टम, वैसा रिस्क जो है हमें यहाँ पे नहीं रहता। ठीक है। दिस अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू लीजी टू रिप्लेस द एसेट। तो यहाँ पे हम एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं, हमारा उससे कॉन्टेक्ट खत्म होगा, हम किसी और से नेक्स्ट वाला कर लेंगे। ठीक है। अगर हमें और कुछ चाहिए तो जो ऑब्सोलेसेंस का रिस्क है वो यहाँ पे नहीं रहता हमें, क्योंकि हमारी खरीदी हुई चीज नहीं है ना, यहाँ पे हमने पैसा नहीं लगाया। ठीक है। तो ये तो उसके गुड पॉइंट्स हो गए, है ना। आगे है लिमिटेशंस। हाँ। तो क्या हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं कि आप मेरे एसेट को ऐसे मत यूज करो, ये खराब मत करो, वो मत करो, कुछ ऐसा हो सकता है उसमें? जैसे हमने रेंट पे ले रखा है सपोज, है ना, एक घर। तो वो ओनर आता है ना कभी कभी कि यहाँ सफाई नहीं की आपने, यहाँ हाँ गंद मैम हो डाल दिया। सकता है। हाँ, मेरा वो तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, तो उस पे रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। ठीक है। तो अ लीज अरेंजमेंट में इम्पोज सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ असेट्स, कि आप मेरे घर को ऐसे यूज मत करो, ये दरवाजा ऐसे मत करो, ये चीज आपने गंदी कर दी, वो तोड़ दिया, है ना। तो ये जो है हमें रिस्ट्रिक्शन